बात करेंगे कि हमारे मतलब कि पाकिस्तान के अंदर लोग बोर हो रहे होते हैं ना, तो एमरजेंसी जो सर्विसेज होती हैं वहाँ पर कॉल्स करना शुरू कर देते हैं और ये इंतहाई शर्मनाक भी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब अच्छा हमजा, हम बच्चों की अक्सर तादाद देखते हैं, उसमें बच्चे अक्सर बैठे होते हैं और पेरेंट्स वगैरह या मतलब बड़े बहन भाई भी हैं, कोई देख नहीं रहे होते कि वो फ़ोन पे लगे होते हैं और नंबर्स डायल करी जा रहे होते हैं और वो इसी तरह 15 या तो हम कह लें कि जितनी भी कोई और सर्विसेज हैं उन पे कॉल करके तो उनको तंग कर रहे होते हैं और इस तरह की मतलब इस तरह के रवैये हम देख रहे हैं। अच्छा, ये एमरजेंसी सर्विसेज क्यों बनाई गई हैं? ताकि कोई शख्स मुश्किल में है तो उसकी फौरी मदद की जा सके, मगर गैर जिम्मेदार शहरियों ने इसको मजाक समझा हुआ है। पंजाब से सेफ सिटी अथॉरिटी इंतजामिया के मुताबिक पुलिस रेस्क्यू 15 जो है उस पर मौसूल होने वाली कॉल्स 90% तो सिर्फ झूठी होती हैं। अच्छा, ये कॉल्स करने वालों में जिस तरह से हम पहले भी बात करते हैं 70% जो है वो अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक बच्चे हैं जो कि कॉल कर रहे होते हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रोज़ाना 10,000 कॉल्स में से 9,000 कॉल्स जो हैं वो झूठी निकलती हैं और उसके अलावा जल्द झूठी कॉल्स करने वालों के खिलाफ उन्होंने कहा कि कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा तादाद में जब कॉल्स झूठी आएंगी तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करना ही बनता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है इस चीज़, ज़रूरी भी है ये बात कि इसके उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और दूसरा एक ना बड़ा नुकसान हो रहा होता है जिस वक्त आप फेक कॉल कर रहे होते हैं अपने मज़े के लिए और अपना टाइम पास करने के लिए, तो हो सकता है कि किसी और शख्स की कॉल ना मिल रही हो या उसको वेट करना पड़ रहा हो जिसको वाकई ही एमरजेंसी होगी। तो हमारे जो रवैये हैं वो कैसे दुरुस्त हो सकते हैं और इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब को बात CEO सेफ सिटी अथॉरिटी पंजाब मोहम्मद कामरान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, ये ज़रा बता दीजिएगा कि फ़ेक कॉल्स का रुझान हम अक्सर अपने प्रोग्राम्स में भी डिस्कस करते रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रही है। 15 की बात हो, 1122 की बात हो, ये जो एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम्स होती हैं या फिर मंसूबे होते हैं, इसकी वजह आज तक आप लोगों को समझ आई है कि क्या होती है? जी, बड़ा आपने सही इसको पॉइंट आउट किया। ये बहुत एक सीरियस इशू है। जो इमरजेंसी कॉल्स हैं उसमें जो गैर मुतल्लिका कॉल्स आती हैं, झूठी कॉल्स आती हैं, वो बहुत ज़्यादा टाइम और लाइंस उसमें ऑक्यूपाई हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो एक्चुअल लोग इमरजेंसी में होते हैं उनकी कॉल्स क्यू में लग जाती हैं और बाज़ औक़ात गैर मुतल्लिका कॉल्स इतनी लंबी हो जाती हैं कि क्यू में लगने में उनकी कॉल ड्रॉप्स भी हो जाती हैं और उनको शिकवा ये रहता है कि शायद दूसरी साइड से कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। लेकिन एक्चुअली वजह ये होती है कि वही पब्लिक के लोग ही उसको लाइंस को इतना ज़्यादा बिजी कर देते हैं कि जिसकी वजह से जो अब जब कॉल हम ले रहे होते हैं हमें नहीं मालूम होता कि 50 या 100 जो कॉल्स आ रही हैं उनमें से एक्चुअली कौन से नंबर वाली कॉल पे वाकईतन इमरजेंसी है और बाकी कौन से लोग तंग कर रहे हैं। तो आपको क्यू में लगी हुई कॉल को एक एक बारी बारी सबको आपको अटेंड करना पड़ता है और जब अटेंड करते हैं तब तो आपको पता लगता है। उस दौरान में बहुत सारी मुतलका जो होती हैं कॉल्स वो ड्रॉप होने का अंदेशा होता है। ये इनको हमने थोड़ा सा एनालिसिस भी किया है, जैसे आपने हाईलाइट भी किया कि इसमें 2 तरह के लोग ज़्यादा हमें उसमें सामने आए। ज़्यादातर जो है वो बच्चों के हाथ में इसको दे दिया जाता है, पेरेंट्स के नाम पे या बड़ों के नाम पे मोबाइल फ़ोन होते हैं। चूँकि ये नंबर टोल फ्री है, 15 पे या किसी भी इमरजेंसी पे आप कॉल करें तो वो टोल फ्री है, तो बिल नहीं चार्ज होता है। इवन आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं है तो उस सूरत में भी कॉल मिल जाती है। तो इस वजह से वो कोई पेरेंट्स को या जिनका फ़ोन होता है उनको डर नहीं होता कि उनके को चार्ज हो रही है या उनका बिल पड़ जाएगा। उनको तो खेलने के लिए नंबर खुद गाइड किया जाता है बच्चों को कि इस नंबर पे कॉल करें और बच्चे फिर बिला वजह बार बार उसको तंग करते रहते हैं। इसी तरह जो दूसरे नंबर पे हमने इसमें रुझान देखा उसमें जो मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं जिन लोगों के, उनको भी एक कॉल कोई एक बात की और वो बार बार उसी नंबर पे किए चले जा रहे हैं। आप उनको लाख बताएं कि आपका मसला ये नहीं है या पुलिस से मुतल्लिका नहीं है, लेकिन वो उसमें बाज नहीं आते। तो ये 2 बड़े रुझानात हमने देखे हैं जो गैर मुतल्लिका कॉल आ रही हैं। लेकिन एक तीसरा रुझान भी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है कि उसमें जानते बूझते लोगों को पता है, समझदार लोग हैं, बाशऊर लोग हैं, लेकिन फिर भी बिला वजह तंग करते हैं, गपशप करना चाहते हैं, टीज करते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जिसका इमरजेंसी से कोई ताल्लुक ही नहीं है और बताने के बावजूद बार बार उसमें कॉलें किए चले जाते हैं। तो ये ज्यादातर ये 3 बड़ी कैटेगरीज हैं। कुछ छोटी और कैटेगरीज भी आती हैं, बड़ी ये 3 कैटेगरीज हैं। इन लोगों को एजुकेट करना कितना जरूरी है और इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? खास तौर पर जिस तरह से आपने कहा कि कार्रवाई भी अब करेंगे, तो किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी इनके खिलाफ? इसमें जी 2-3 तरह की चीजें हम कर रहे हैं। एक तो ये है कि कानूनी कार्रवाई हो,
कानून इसके हवाले से मौजूद है। मजीद भी हमने गवर्नमेंट से इसको टेकअप किया है कि इस पर्टिकुलर इशू के हवाले से भी कोई कानूनी तरमीम लानी ज़रूरी है, कानून लाना ज़रूरी है, जिसके तहत जो लोग इस तरह बिला वजह इमरजेंसी को कॉल्स के अंदर डिस्टर्बेंस करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सके। इसके अलावा हमने तमाम जो टेलकोज़ हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ हैं, इनसे रब्ता किया है, इनसे मशवरा किया है, मशावरत की है। उन्होंने कुछ हमें गाइडलाइंस दी हैं जो हम PTA के साथ हम टेकअप कर रहे हैं। इसके अलावा थानों में हमने कुछ एप्लीकेशन अभी लाहौर पुलिस से रब्ता किया है कि जो बहुत हैबिचुअल हैं, जो बार बार बताने के बावजूद बाज नहीं आते, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए हमने लाहौर पुलिस से रब्ता किया है। उनकी जो नंबर्स हैं उनको फॉरवर्ड किए हैं, उस पर उनको बुलाएंगे, उनके खिलाफ पहले समझाने की कोशिश की जाएगी। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर कानूनी कार्रवाई भी हमें मिल जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमने अपने एंड पे भी ये कोशिश की कि पिछले 1 साल में हमने लाहौर में हमारे पास, जैसे आपने बताया कि 9 से 10 हज़ार कॉल्स आती हैं और पूरे पंजाब की हमारे पास 60 से 70 हज़ार कॉल्स डेली आती हैं। अब आप उसमें अंदाजा कर लेंगे अगर 85 से 90% 60-70 हज़ार में से कॉल, तो 50 हज़ार से कॉल ऐसी ज़्यादा है जो डेली फेक होती है। तो लाहौर में हमने ये लास्ट ईयर सितंबर में शुरू किया कि जो टॉप 200 हॉक्स कॉलर से उनको रब्ता करना शुरू किया, उनको एजुकेट करना शुरू किया, उनमें अवेयरनेस देनी शुरू की और बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। जब लोगों को हमने जिनके मोबाइल थे, बड़े लोगों से रब्ता किया, अगर बच्चों ने भी अटेंड कर लिया तो बड़ों से बात करवाई गई हमें, और उनको जब आगाह किया तो कुछ हम फिर उन नंबर्स को कंटिन्यूसली जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर के थे आज तक उनको हम फॉलो कर रहे हैं कि वो बार बार तंग तो नहीं कर रहे। तो उसमें अच्छी चीज़ ये है कि 93% लोग ऐसे हैं जिन्होंने उसमें हमारी बात पे ध्यान दिया और दोबारा उस नंबर को मिसयूज नहीं होने दिया। लेकिन अभी भी 6-7% ऐसे लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे, और ये वही लोग हैं जिनके मुतालिक हमने लाहौर पुलिस को आगाह किया और आइंदा उनको थानों में बुलाया जाएगा, पाबंद किया जाएगा, उनके नंबर ब्लॉक करवाए जाएंगे PTA से। ठीक है सर, असल मसला ये 6 से 7% लोग ही हैं कि जो बारहा समझाने के बाद भी समझ नहीं पा रहे हैं। तो क्या आप लोगों के पास ऐसे भी ऑप्शन है कि जो नंबर बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है उसको ब्लॉक कर दिया जाए? वैसे तो एमरजेंसी सर्विस है, किसी का नंबर ब्लॉक नहीं किया जा सकता, लेकिन ये शेर आया वाला मामला ही है कि शेर नहीं आया और वो लोग कह रहे हैं कि शेर आया, आप लोग हमारी मदद करें या जो भी करें, लेकिन इसका उनको कोई नुकसान तो फिर होना ही चाहिए अगर वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्या इस ऑप्शन पे कभी गौर किया गया कि ब्लॉक हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी बिल्कुल कर सकते हैं, टेम्परेरीली ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन हमने इंटरनेशनली जहाँ पे सिस्टम से उनको स्टडी किया, हमारा जहाँ इंटरेक्शन हुआ, हमने डिस्कस किया, तो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस में ये हैं, चीज़ें हैं, की जा सकती हैं टेम्परेरीली, परमानेंट नहीं। जैसे आपने कहा शेर आया, शेर वाली बात ना हो जाए, बच्चा तंग कर रहा था और बाद में बाकी घर में कोई इमरजेंसी होगी और उस मोबाइल से करना चाहें तो हम उसको यही समझते हैं कि बच्चा तंग कर रहा है, कॉल अटेंड ना की जाए। तो अगर किसी 1 घंटे के अंदर बहुत ज़्यादा लगातार कॉलें आनी शुरू हो जाए तो घंटा 2 घंटा की हम उसको ब्लॉक करते हैं और सिस्टम में ऑटोमेटिकली फिर वो घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद ब्लॉक ओपन हो जाता है नंबर। बहुत टेम्परेरीली है, बट इसके बावजूद इन नंबरों पे जो मैंने आपका 6-7% जो नंबर्स हैं उनको अगर हम इस तरह ब्लॉक भी करें तो वो उस दिन तो 2 घंटे के लिए या उस पर्टिकुलर डे पे तो शायद रुक जाते हैं, अगले दिन वो फिर शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कोई ना कोई मजीद कार्रवाई करनी उनके खिलाफ अब बहुत ज़रूरी हो गई है। ठीक है। अच्छा सर, हमें इस हवाले से बताइएगा कि पुलिस जो रिस्पांस यूनिट की गाड़ी है अब उसमें टैबलेट नस्ब किया गया है, तो उस टैबलेट्स के हवाले से बताइएगा क्या क्या उसमें फंक्शंस होंगे और क्या क्या उसमें फीचर्स होंगे? जी, बुनियादी तौर पे हमारी जो पीरू की गाड़ियां हैं उन पे कैमरे भी लगे हुए हैं हमारे, जो स्टेट सेफ सिटी के साथ कनेक्टेड हैं, और जहाँ कहीं भी हमारे फिक्स कैमरे नहीं होते या कैमरा किसी वजह से ऑफलाइन होता है तो हम वो गाड़ी को वहाँ प्लेस करवा के उसके जरिए वहाँ से वीडियो फीड सारी ले लेते हैं। लेकिन उसका कंट्रोल हमारे पास सेफ सिटी में होता था कैमरे को। अब हमने उस टैब के अंदर एक फीचर तो ये दिया है कि वो अपना कैमरा गाड़ी खुद कंट्रोल कर सकती है, क्योंकि जहाँ वो सड़कों में फिर रही है वो बेहतर समझ सकती है कि कौन सी कवरेज उसने रिकॉर्ड करवानी है, तो वो उनको कंट्रोल वहाँ से मिल गया है। दूसरा, हमने 2 एप्लीकेशन उस टैब में इंस्टॉल की हैं। एक जो पब्लिक, जब पुलिस नाके लगाती है, पुलिस चेक करती है तो उसमें शिकायत आती है कि मिसयूज ऑफ अथॉरिटी होती है, मिसबिहेव हो जाता है, इस तरह के बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इस चीज़ को मिनिमाइज़ करने के लिए हमने ये कोशिश की है कि इस ऐप के ज़रिए पुलिस सिर्फ उन लोगों को रोके या उनको चेक करे जिनके खिलाफ रिकॉर्ड में क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर कोई डाटा है, तो वो डाटा की एक्सेस दी गई है, चाहे वो पर्सनस हों या गाड़ियाँ हों। अगर आप किसी पर्सन को स्टॉप एंड सर्च में रैंडमली, जो दुनिया भर में प्रैक्टिस है कि नाके नहीं लगाए जाते, रैंडमली जहाँ के मशकूक समझा जाए स्टॉप एंड सर्च वहीं पे फौरी तौर पे कर ली जाती है। तो अगर कोई शख्स का शनाख्ती कार्ड होगा तो शनाख्ती कार्ड डाल के उसी वक्त पता लग जाएगा आया ये इश्तिहारी है या इसका कोई और रिकॉर्ड है। इसी तरह
तरह गाड़ी में बैठे बैठे आपके आगे गाड़ी जा रही है, आप इशारे पे खड़े हैं, कहीं पार्किंग में खड़े हैं और आपको गाड़ी कोई मशकूक लगती है, आपके पास से रोड पे साथ साथ गाड़ी जा रही है, मोटरसाइकिल जा रही है और आप समझते हैं ये इसमें मशकूक है, तो आप उसको फौरी तौर पे अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसका नंबर एंटर करके चेक कर सकते हैं कि आया गाड़ी स्टोलन है, क्लोन है, जाली नंबर प्लेट लगाई हुई है या फेक नंबर प्लेट लगाई हुई है, या आया एक्साइज के रिकॉर्ड में है भी कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो है अब आपके पास गाड़ी में जो है होगी और हमने इसको पायलट किया है पहले 8 गाड़ियों पे, ताकि इसको देख लिया जाए कि टेक्नोलॉजिकल उनको ट्रेन भी किया है कि उनको कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है, कोई और उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें देख के जो उनके लेसन्स लर्न हैं वो इनकॉर्पोरेट करके, और फिर इन द मीन टाइम जो बाकी गाड़ियां हैं तकरीबन 100 लाहौर में पीरू गाड़ियां हैं, उनके लिए हमने इन द मीन टाइम जो चीज़ें प्रोक्योर करनी थी वो टेंडर प्रोसेस में है, वो प्रोक्योरमेंट इन प्रोसेस है, वो भी हो जाएगी। और ये जो 8 गाड़ियों के लेसन्स लर्न है वो भी हमें पता लग जाएंगे और फिर आने वाले 1-2 महीनों के अंदर हम लाहौर की 100% गाड़ियों के अंदर इसको इंस्टॉल करके लॉन्च कर देंगे। ठीक है सर, ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि मतलब कि लोगों की शिकायत तो खैर होती है कभी कि अगर ये अहलकार हमारे साथ अच्छे तरीके से पेश नहीं आए हैं या फिर इन्होंने ज़्यादती की है, वो कैसे आप लोगों को शिकायत अपनी दर्ज करवा सकते हैं? दूसरा, ई चालान जो नादहिंदगान है उनके हवाले से भी बताइएगा। अक्सर हम देखते हैं कि जी कि 50,000 का कुर्रा किसी का अचानक निकल आया, रिक्शे वाला है, उसने इतने चालान उसके हो चुके थे लेकिन जमा नहीं करवाए थे, उनके खिलाफ किस तरीके से अब तैयारी की गई है कि तमाम जो लोग हैं उनको शिकंजे में जकड़ा जाए और बाद में वो पे कर सकें, और जो बेचारा पे यकमुश्त इतना नहीं कर सकता उसके लिए कोई सहूलत भी आप लोगों ने रखी है कि अच्छा भाई किस्तें करवा लो? जी, पहले तो शिकायत का आपने पूछा, शिकायत का मैकेनिज्म जी हमारे एक नंबर है 1787। ये बुनियादी तौर पे पुलिस एहलकारान और अफसरान के खिलाफ ही अगर कोई शिकायत है तो आप इस पर IG कंप्लेंट नंबर कहलाता है। इस नंबर के लिए जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें बाकायदा एक ग्रेड 21 का एडिशनल IG ऑफिसर बैठे हुए हैं जो इसको उनके नीचे DIG हैं, SSP हैं जो इसको IG ऑफिस में मॉनिटर करते हैं। और इसमें बाकायदा एक मैकेनिज्म है कि कौन किस किस्म की कंप्लेंट्स हैं जो 24 घंटे में या 48 घंटे में एड्रेस होनी चाहिए, कौन सी ऐसी जो 72 घंटों में या 4 दिनों में या 1 हफ्ते में, और कौन कौन उसको देखेगा, किस लेवल पे देखी जाएंगी। और इसमें एक फीडबैक मैकेनिज्म भी है। अगर आप समझते हैं कि जो आपकी शिकायत का अजाला है आप उससे मुतमईन नहीं है तो आप अपनी बाकायदा फीडबैक उसमें मैसेज के जरिए दे सकते हैं। आपको बाकायदा हमारा सिस्टम पूछता है कि अगर आप मुतमईन है तो 1 से रिस्पॉन्ड कर दें, अगर नहीं है तो 2 से रिस्पॉन्ड कर दें, और अगर आप मुतमईन नहीं है तो फिर इंक्वायरी का लेवल अगर पहले लेट से उस सब इंस्पेक्टर ने की थी, SHO ने की थी, तो एक लेवल ऊपर DSP पे आ जाएगा। और आपने पहले ही इंक्वायरी DSP से भी मुतमईन है तो SP लेवल तक उसको देखा जाता है। तो 2-3 दफा आपकी कंप्लेंट को देखा जाता है कि आया कहीं पे उस इंक्वायरी में भी आपकी कंप्लेंट के रिड्रेसल में भी कोई ज्यादती तो नहीं हो गई है। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म इन प्लेस है। सिर्फ पब्लिक को जरूरत है कि अगर वो पुलिस के खिलाफ समझते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ इस नंबर पर रब्ता करें और अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराएं। सेकेंडली, जो आपने ई चालान के हवाले से बात की जी, इस जो ऐप हमने टैब में दी है ये तो चूंकि जो ई चालान का मैकेनिज्म है ये ट्रैफिक पुलिस के लिए है कि ट्रैफिक पुलिस रोक के ई चालान के हवाले से चेकिंग कर सकती है, उनका मैंडेट है। तो ये हमने इसी तरह जिस तरह टैब पे ये एप्लीकेशन दी है इसी तरह ट्रैफिक पुलिस के लिए भी एक एप्लीकेशन तैयार की गई है। हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसमें LTE सेट्स हैं जो आम फहम में लोग इसको वॉकी टॉकी कहते हैं। LTE सेट्स के ऊपर ही हमने एप्लीकेशन दी है उनको जी। आजकल उसकी ट्रेनिंग चल रही है, उस पर लॉन्चिंग चल रही है। उसमें ये होगा कि जो पहले हमारे पास लाहौर पुलिस ने 17 टीमें दी हुई थी जो मुख्तलिफ लाहौर के इलाकों में जो ई चालान डिफॉल्टर से उनको रोकते थे, चेक करते थे सेफ सिटी से राब्ते में, और उसके जरिए उनको पकड़ा जाता था। लेकिन वो लाहौर के हवाले से और जितने बड़े पैमाने पे चालान हो रहे हैं वो 17 टीमें काफ़ी नहीं थी। यही वजह थी कि बहुत सारे जो चालान डिफॉल्टर से वो बड़े अरसे तक काबू पकड़े नहीं जाते थे या उसमें गिरफ्त में नहीं आते थे, तो वो उनके चालान बिल्टअप होते रहते थे, एक्यूमुलेट होते रहते थे। तो अब इस चीज़ को देखते हुए हमने ये इस LTE सेट के ऊपर एप्लीकेशन दे दी है जो ट्रैफिक पुलिस के हमारे अफसरान जहाँ कहीं भी जिस चौराहे पे, सड़क पे, जहाँ कहीं भी ड्यूटी पे खड़े होंगे और जिनके पास ये सेट होंगे वो किसी भी गाड़ी का रोक के या मैनुअल चालान अपना जो कर रहे हैं उसी वक्त साथ में नंबर डाल के वो ये देख सकते हैं कि आया ये गाड़ी जो है ये ई चालान डिफॉल्टर भी तो नहीं है। और इसके अलावा मजीद वो ये भी अब देख सकेंगे जो हमने टैब में फैसिलिटी दी है कि वो ये भी चेक कर सकेंगे आया गाड़ी चोरी की तो नहीं है। हो सकता है वो चोरी की गाड़ी कोई चला रहा हो या फेक नंबर प्लेट से चला रहा हो या नॉन कस्टम प्लेट गाड़ी हो और उसका रिकॉर्ड कोई ना हो और वो चालान हम सिर्फ उसका शनाख्ती कार्ड लेके कर देंगे जी आप मेरे पास कागजात तो नहीं है, ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मेरा चालान कर लें आप, मैं अपने पैसे जमा करा के अपना शनाख्ती कार्ड वापस ले लूंगा। तो अब वो चीज़ भी मौके पे ही पता लग जाएगी। तो ये ट्रैफिक पुलिस जो है लाहौर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी सपोर्ट बन जाएगी। ऐसी गाड़ियां, मोटरसाइकिलें जो सड़कों पे चोरी की या नॉन कस्टम प्लेट या और किसी हवाले से ऐसी चल रही थी वो अब ट्रैफिक पुलिस भी उन तक पहुंच सकेगी और लाहौर पुलिस को वो इतला दे सकेगी। ठीक है, कामरान खान साहब बहुत शुक्रिया आपका सर। सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे और जो पूरा सिस्टम है वो उन्होंने हमें बताया भी, और अहम चीज़ इसके अंदर ये थी जो हमने पहले डिस्कस की थी कि फेक कॉल्स
कॉल्स ना किया करें। अपने मजाक के लिए जब दोस्त भी इकट्ठे हो जाते हैं तो इस तरह से कॉल करके नुमाइंदों को तंग मत कीजिए, क्योंकि कई जो हमने जैसे सुनने का कि कुछ ऐसी भी कॉल्स होती हैं जो कि क्यू में लग जाती हैं और जो उनको ज़रूरत होती भी है उस टाइम में, इमरजेंसी होती है उस घर में, ये वो लोग कॉल कर रहे होते हैं, तो फिर उनका जो है ना वो एक उनको पीछे रह जाते हैं, वो उनका कोई मसला हो सकता है, खुदा ना खास्ता किसी की जान भी ऐसे जा सकती है कि कोई इमरजेंसी के ऊपर उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ना करे क्विक, तो उसके पास पता नहीं 10 सेकंड है या 15 सेकंड है रिपोर्ट करने के लिए, या कितने सेकंड्स हैं ये हम नहीं जानते, और हमारी वजह से उसकी कॉल जो है वो वेटिंग पर है। ये आप लोगों को समझना, हम सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने बच्चों को भी समझाएं कि ये और इस तरह के आपने जो है इन नंबर्स पे कॉल नहीं करनी है। खैर हम आगे बढ़ेंगे, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि मौसम मानसून तो ख़त्म हो गया, उसके बाद जो सर्दियों से पहले वाली बारिशें होती हैं उसका अब सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और बर्फ़बारी भी पहली हुई, पहली बर्फ़बारी भी हो गई। और हमसे अगर हम बात करें तो अब जो है ना रातें जो हम उससे सरदार साहब से बात कर रहे थे तो अब ठंडी होने लग गई हैं, तो अब ये वाकई में मुझे लग रहे हैं या फिर ओवरऑल ऐसे हम ये सिचुएशन को जान लेते हैं कि मौसम की सूरत है अब कैसी है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सरदार साहब। जिस तरह मैं अभी कह रही थी कि रातें ठंडी होने लगी हैं, कि वाकई अब होना शुरू हो गई है या फिर सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए अक्टूबर का मतलब दूसरे हफ्ते से हो जाती है, और ख़ासकर जब कोई इस तरह की वेव गुजरे जैसे पिछले दिनों नॉर्दर्न एरियाज़ में बारिश हुई, पहाड़ों पर बर्फबारी हुई, यालाबारी हुई, तो उसके नतीजे में जाए उसके बैकअप पे ना फिर कोल्ड एयर फॉलो करती है उसको, तो वो मतलब आपको सही लग रही है ठंड होगी? ठीक है, आपका सेंसर ठीक काम कर रहा है, आपको ठीक ठंड लग रही है। सरदार सरफराज साहब, मौसम कैसा रहेगा? बारिशों का इम्कान है नहीं है? सिंध की बात कर ले, पंजाब की, केपी, बलूचिस्तान। देखिए अभी तो कोई ऐसा अगले हफ्ते 10 दिन तक कोई ख़ास पहल नहीं है। सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं है, बलूचिस्तान में भी नहीं है, अलबत्ता वही नॉर्दर्न एरियाज़ में अगेन मेरे ख्याल में 18-19 को कोई हल्की सी होगी, किसी जगह में हल्की बारिश है, और हल्की पहाड़ों पर कहीं की बर्फबारी, जो बहुत ही ऊंचे पहाड़ हैं आपके, जैसे बाबूसर टॉप हो गया, दीर की तरफ लवारी टॉप हो गया, तो उनके ऊपर कोई हल्की बर्फबारी हो सकती है, और हल्का सा स्पेल है मेरे ख्याल में 18-19 को, और कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अक्टूबर में इतना कोई ज़्यादा होता भी नहीं है, जैसे ये पहला स्पेल आया ये अच्छा गुजर गया, तो अब देखें दूसरा कोई आखिरी हफ्ते में आए तो इम्कान हो सकता है। ठीक है। मॉनसून कैसा रहा सरदार सरफराज साहब? अब हमने क्या देखा डेटा मुरतब करते हुए कि मॉनसून बेहतर था या नॉर्मल था, ज़्यादा था? देखिए ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट नॉर्मल था, यानी -5 -7% कहेंगे लोअर देन एवरेज, तो वो उसको ऑलमोस्ट एवरेज ही गिना जाता है, -+10% जो होता है। तो ऑलमोस्ट ये सितंबर की जो बारिश हुई पहले तो डेफिसिट में जा रहा था, क्योंकि अगस्त खासा गया था डेफिसिट में, जुलाई तो बेहतर था, फिर अगस्त डेफिसिट में गया था, फिर सितंबर में अच्छी बारिशें हो गई। आपको पता है कि सितंबर के एंड तक, बल्कि अक्टूबर के शुरू के 2-3 नॉर्थ में 4 अक्टूबर तक चलता रहा, और सिंध में 2 अक्टूबर तक हुई, और बलूचिस्तान में साइक्लोन की वजह से 2 अक्टूबर को भी हो गई थी, तो इसने डेफिसिट पूरा कर दिया एक तरह से, तो ऑलमोस्ट नॉर्मल अक्रॉस होल पाकिस्तान। और इसी तरह से सिंध में जो बहुत ज़्यादा पहले डेफिसिट था उसकी भी काफ़ी तलाफी हुई काफ़ी हद तक। ठीक है सर, सर्दियों की कब से उम्मीद रखें हम कि सर्दियां जो हैं वो आ जाएंगी, कपड़े बदल जाएंगे, मौसम तब्दील हो चुका होगा? देखिए इसमें नवंबर में ही अमूमन होती है सर्दी, नवंबर के पहले हफ्ते से ही, खासकर नॉर्थ पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ तो वही जैसे आपने बात की कि जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें तो सर्दी कुछ ना कुछ हो गई है, खासकर रात की और सुबह की सर्दी, जिनमें तो चले धूप होती है, लेकिन रात की और सुबह की सर्दी अब ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। लेकिन वही प्रॉपर जो सर्दी का अच्छा मतलब दिन भी ठंडे हो जाए, वो नवंबर से ही आप तवक्को कर सकते हैं। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप सरदार साहब आप सवेरे पाकिस्तान से गुफ्तगू आए थे, और सर्दियों की आमद के हवाले से बताते कि जो सही सर्दी है जो दिन में भी आपको महसूस होगी वो आपको नवंबर के फर्स्ट वीक से जो है नवंबर में, अभी आपको 17-18 अक्टूबर तक इंतजार करना होगा। सिंध में तो बारिशें खैर नहीं है, रातें ठंडी हो गई हैं बारिशें, हाँ इधर रातें जो है ऐसी हो गई हैं कि जो इकरा 2 दिन पहले कह रही थी कि जी क्या BC लगा के सोने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। अब तो
शायद पंखा तेज़ करने से भी आहिस्ता आहिस्ता आपको तो बीमार होंगे। हाँ, बीमार होंगे। और पंखा भी जो है शायद आने वाले 3-4 दिनों के अंदर आपको थोड़ा सा रात को तंग कर रहा होगा। खुसूसी तौर पर जो छोटे बच्चे हैं उनको पंखे की जो डायरेक्ट हवा होती है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती है, उनका ख्याल रखना इसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात में हमें तो, क्योंकि जिस वक्त हम सोने के लिए जा रहे होते हैं उस वक्त हमें लगता है कि शायद मौसम ठीक है। पंखे की हवा की वजह से मेरी बेटी भी बीमार है। ये देखें, इकरा ने हमें बता दिया कि ये जो है बीमार भी होगी, बीमारी भी हुई है। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे प्लस। सुबह सवेरे